हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबका सिवहरी लॉ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। आज का टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और एक नया टॉपिक टच करेंगे, रूल ऑफ लॉ। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा differences between constitution, constitutionalism and constitutional law। सबसे पहले हम तीन वर्ड्स देखें, नोट करिए आप तीन वर्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, and the third one is constitutionalism। अब हम एक एक करके तीनों वर्ड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लॉ है। मैंने एक लेक्चर में डिफाइन किया है पब्लिक लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ क्या होता है। पब्लिक लॉ वो लॉ है जो स्टेट को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है, और प्राइवेट लॉ वो लॉ है जो स्टेट बनाती है अपने सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए। तो पब्लिक लॉ का एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट लॉ के एग्जाम्पल्स हैं आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पहला पॉइंट, इट इज अ पब्लिक लॉ। फिर डिफाइन करते हैं सेट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स टू रेगुलेट द स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है। इट इज द सेट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स टू रेगुलेट द स्टेट। मैंने बताया दो पॉइंट है, ये पब्लिक लॉ है और सेट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स है रेगुलेट को स्टेट करने के लिए, स्टेट को रेगुलेट करने के लिए। और स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन से, स्टेट से हमारा पर्पस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को रेगुलेट करने के लिए है। चलिए, आपने अगर नोट कर लिया तो हम आगे बढ़े। दूसरा हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? दो चीजें आती हैं इसमें। इट इज द सम ऑफ लीगल एंड नॉन लीगल नॉर्म्स। लीगल नॉर्म्स प्लस नॉन लीगल नॉर्म्स। नॉर्म्स दोनों में आएगा, लीगल नॉर्म्स प्लस नॉन लीगल नॉर्म्स। अब क्या होता है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं या कोई भी लॉ बनाया गया तो सारे पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़, बहुत सारे इवेंचुअलिटीज़ ड्यू कोर्स में डेवलप होता है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, ये उस एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो उसके लिए हम नॉन लीगल नॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता है। तो अब नॉन लीगल नॉर्म्स में क्या आते हैं? पहला, कन्वेंशंस, ट्रीटीज वगैरह, कस्टम्स, एंड द लास्ट वन इज यूसेज। ये सारे मिला के नॉन लीगल नॉर्म्स हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कन्वेंशंस प्लस कस्टम्स प्लस यूसेजेस एट्सेट्रा,
ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ को एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ या इवेंचुअलिटीज़ जो ड्यूरिंग ड्यू कोर्स डेवलप होता है उसके लिए कन्वेंशंस, कस्टम्स और यूसेजेस का यूज करते हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट वन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको मिला के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड आया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं, ये इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। imposed इनबिल्ट रेस्ट्रिक्शंस किस में? इनबिल्ट रेस्ट्रिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन। imposed on different organs of the state। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये इनबिल्ट रेस्ट्रिक्शन है इन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का? नंबर 2, it is antithesis of arbitrary और arbitrary power और despotism। मीन्स निरंकुशता का एंटीथेसिस है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम देखेंगे, इसको नोट करिए, इट इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और डिस्पोटिज्म। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। वो क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बताता है। नंबर 1, वो सारे फीचर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। which represents constitutionalism। वो क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, सेपरेशन ऑफ पावर। लिखिए, सेपरेशन ऑफ पावर। नंबर 2, फेडरलिज्म। ये सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे और बताएंगे जो ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया। कॉन्स्टिट्यूशनल इनबिल्ट रेस्ट्रिक्टिव पावर है इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू imposed on the organs of the state। अब आइए, थर्ड पॉइंट क्या है? 3, फ्री एंड फेयर इलेक्शन
रूल ऑफ लॉ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन सब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन सब बातों से पता लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो अभी हम तीन बातों को पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब आइए हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। आपने नोट कर लिया, आगे बढ़े। रूल ऑफ लॉ। अब हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। इसका ये थ्योरी प्रपाउंड किया था एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने ये जूरिस्ट हैं जिसने रूल ऑफ लॉ की थ्योरी को दिया था। इसने तीन बातें बताई थी। रूल ऑफ लॉ के तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है? एक्सक्लूजन का मतलब होता है एब्सेंस, एक्सक्लूजन ऑफ आर्बिट्ररी पावर, और डिस्पोटिज्म एक ही बात है, निरंकुशता को के लिए ही दूसरा वर्ड है। पहला इंग्रेडिएंट है रूल ऑफ लॉ का एक्सक्लूजन ऑफ आर्बिट्ररी पावर और डिस्पोटिज्म। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। इक्वलिटी बिफोर लॉ। And third one is लिबर्टीज, इंडिविजुअल लिबर्टीज, जिसको हम फ्रीडम भी बोलते हैं, लिबर्टी। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हुए रूल ऑफ लॉ के। अब पहले की बात करते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ आर्बिट्ररी पावर। तो अब एक्सक्लूजन ऑफ आर्बिट्ररी पावर कैसे हैं? जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये आर्बिट्ररी पावर पे हमेशा कंट्रोल रखती है। कोई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबके पावर को, सबके फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। उसके बियॉन्ड कोई भी नहीं जाए तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाने पे। तो ये सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है फॉर एक्सक्लूजन और अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और डिस्पोटिज्म। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में ऑलरेडी गिवन है। एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज, जिसकी बात हम आर्टिकल 12 से लेके 35 में हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो फ्रीडम की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, वो उसमें गिवन है। इंडिविजुअल लिबर्टीज को लेके हम बात करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो थ्योरी है एवी डाइसी ने दिया था। एवी डाइसी ने इंग्रेडिएंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ को बताया था, ये बात आप नोट कर लेना। फिर अब आइए हम कुछ जजमेंट को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक बात और जान ले कि जुडिशियल रिव्यू इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुडिशियल रिव्यू इज द डेरिवेटिव ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्या मतलब हुआ इसका?
कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेशन बना रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं, इसको जुडिशियल अथॉरिटी चेक करती है। तो कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो और दूसरा आपने देखा था कि ये जुडिशियल रिव्यू इसलिए भी है कि अगर एग्जीक्यूटिव अपने कोई भी एक्शन बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन जाके करती है और इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के, तो उसको भी जुडिशियल रिव्यू में चेक कर सकते हैं। और उसमें रेट का प्रोविज़न है, रेट के प्रोविज़न से हम जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं अगर कोई एक्ट या कंडक्ट एग्जीक्यूटिव का बियॉन्ड या इनकंसिस्टेंट है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइए हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी बात हम करेंगे अभी। एक जजमेंट है, आप नोट करें, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। भाई ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसमें डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइए दूसरा जजमेंट हम देखते हैं जो डीसी वधवा का जजमेंट है, डीसी वधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती में जैसा कि आपने देखा है कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर हो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। तो बहुत सारे हैं जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, फेडरल स्ट्रक्चर, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो अमेंडमेंट इज पॉसिबल इनटू इट। ये केशवानंद भारती का जजमेंट था। अभी हमने मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीसी वधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एक जजमेंट है। वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या कहा गया था? मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजिस्लेशन इज प्रोहिबिटेड। मीन्स क्या हुआ? फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ स्टेट या not power, state to issue ordinance too frequently as a substitute of legislation is prohibited। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजिस्लेशन स्टेट फ्रीक्वेंटली, टू फ्रीक्वेंटली ऑर्डिनेंसेस नहीं ला सकती। अगेन रूल ऑफ लॉ का इस्टेब्लिशमेंट था। रूल ऑफ लॉ ये है कि आप आर्बिट्ररी ना हो जाए, जब मर्जी आप ऑर्डिनेंस ले आए एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजिस्लेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था। अब
यूसुफ खान और मनोहर जोशी का एक जजमेंट देखते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। सॉरी, यूसुफ खान वर्सेस मनोहर जोशी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू preserve and protect the Constitution and statutes and must not do anything which negates the rule of law। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी स्टैट्यूट्स बनाया है उसने, उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है, और ऐसा कुछ भी ना करे जो रूल ऑफ लॉ को निगेट करता हो, रूल ऑफ लॉ की वैल्यू को कम करता हो, इस थियरी को कम करता हो। अब आइए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले जजमेंट पे आए। हो गया। यूसुफ खान वर्सेस मनोहर जोशी, SC डायरेक्टेड द स्टेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूट एंड मस्ट नॉट डू एनीथिंग विच निगेट्स द रूल ऑफ लॉ। अब आइए नेक्स्ट जजमेंट पे। ADM जबलपुर वर्सेस शुक्ला। वर्सेस शुक्ला में ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें कहा था रूल ऑफ लॉ इज एंटीथेसिस ऑफ arbitrariness और unreasonableness। रूल ऑफ लॉ इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररीनेस और अनरीजनेबलनेस। ये था टोटल। अब चलिए हम रिकैप करते हैं। पहला हमने देखा डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पब्लिक लॉ है और स्टेट को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब इलीगल और नॉन लीगल नॉर्म्स दोनों को मिला के कहते हैं। नॉन लीगल नॉर्म्स का मतलब कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड यूसेज आता है। ये इसलिए नॉन लीगल नॉर्म्स को लाया जाता है कि जिस समय हम ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ को इंक्लूड करना और उसके हिसाब से प्रोविजंस लाना पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ चीज़ों के लिए जो बाद की इवेंचुअलिटीज़ हैं उसके लिए कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड यूसेज के ऊपर छोड़ देते हैं और उसके हिसाब से उसमें प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर्बिट्ररीनेस को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वर्ड को प्रोपाउंड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल इज एन इनबिल्ट restriction in constitution which is imposed on different organs of the state। different organs of state क्या है? legislative, executive and judiciary। तो ये कौन सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दिखाता है? वो सेपरेशन ऑफ पावर है, रूल ऑफ लॉ है, फेडरलिज्म है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड ब्ला ब्ला, सो मेनी अदर थिंग्स। रूल ऑफ लॉ भी हैं। अब आप आइए, हम रूल ऑफ लॉ की थियरी को देखा था। रूल ऑफ लॉ की थियरी को प्रोपाउंड A.V. डाइसी ने किया था
और एविडाइसी ने इसके 3 इंग्रेडिएंट्स बताए थे, एक्सक्लूजन और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररीनेस और डिस्पोटिज्म। नंबर 2 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नंबर 3 इंडिविजुअल लिबर्टीज। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररीनेस और एक्सक्लूजन ऑफ डिस्पोटिज्म का तो हमने फीचर्स देखा, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? डेरिवेटिव ऑफ, हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ रूल ऑफ लॉ है। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा, जिससे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है ये रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट है, और जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है, जिसके वजह से हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बनाती है उसमें हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या अल्ट्रा वायरस है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी हम चेक करते हैं कि क्या ये एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जजमेंट हमने देखा मिनर्वा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती में हमने देखा था कि एनी बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। दूसरा जजमेंट डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, जिसमें कहा गया था कि टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पावर ऑफ स्टेट टू इशू to frequent use of the power of state to issue ordinances as a substitute of legislation is prohibited. फिर हम नेक्स्ट जजमेंट देखा यूसुफ खान वर्सेस मनोहर जोशी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूट एंड it cannot do any act which negates the rule of law. लास्ट जजमेंट हमने देखा एडीएम, फोर्थ जो जजमेंट था एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला, जिसमें हम देखा रूल ऑफ लॉ इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररीनेस और अनरीजनेबलनेस। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है रूल ऑफ लॉ का। अब हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर इट। Thank you.